नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और संवाद के इस अंक में हम बात करेंगे बेहद ही खास मेहमान से। हम बातचीत करेंगे मोदी सरकार में केंद्रीय न्याय एवं सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले जी से। सर, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर अमरेंद्र गुप्ता जी नमस्कार। जय भीम, जय भारत। सर, बहुत सारे मुद्दों पे आपसे बात करनी है, लेकिन अगर मैं सबसे पहले सर समझना चाहूँगा आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कुछ बड़ी उपलब्धियों की, तो सर अभी तक आप कैसे देखते हैं उसे? अमरेंद्र जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये जो मंत्रालय है ये शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ लोग, ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय पर है। और हमारा मंत्रालय सामाजिक एकता को मजबूत करता है। हमारा मंत्रालय रिजर्वेशन की भूमिका भी रखता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, सफाई मजदूर कमीशन है और ये कमीशन भी मतलब सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक स्कीम है। शेड्यूल कास्ट के नौजवानों को लोन देने का एक बहुत बड़ा स्कीम है और इसमें मतलब कम से कम 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। NSFDC है, उसके माध्यम से लोन मिलता है। दूसरा जो हमारा ओबीसी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके साथ साथ हमारा सफाई मजदूरों के लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो ये काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से चलता है। एक तो स्कॉलरशिप की एक बड़ी स्कीम है और ये स्कीम के अंतर्गत कम से कम 60 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं और उसमें एक ओवरसीज स्कॉलरशिप है जिसमें 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ मतलब जितने भी उनके 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए कोर्स के लिए पैसे लगते हैं वो भी मतलब फॉरेन ओवरसीज स्कॉलरशिप के माध्यम से हम देते हैं। बाकी दूसरा जो डी एडिक्शन सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र है, ये भी मतलब हम पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्र देते हैं नशा करने वालों को नशा मुक्त करने के लिए। और नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये भी हमने शुरू किया है। 2020 में शुरुआत हुई थी सर इसकी। 2020 में उनकी शुरुआत हुई थी और कम से कम 272 ज़िले उसमें अंतर्भूत है और उसमें हमारा का काम चल रहा है। बहुत सारे स्कूलों को लेकर, बहुत सारे NGO को लेकर हम काम करते हैं और नशा मुक्त भारत अभियान जो है एक बहुत ही बड़ा सफलता हमको मिली है। तो ये भी काम हम करते हैं। ओल्ड एज होम हमारे मंत्रालय के माध्यम से दिए जाते हैं। जो ओल्ड एज के लोग, गरीब लोग हैं या ओल्ड एज के लोग माँ बाप को न संभालने वाले बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, तो ऐसे लोगों को ओल्ड एज होम के माध्यम से हम हर ज़िले में एक ओल्ड एज होम देते हैं। दूसरा हमारे मंत्रालय के अंतर्गत रेसिडेंशियल स्कूल है शेड्यूल कास्ट के लिए, आश्रम स्कूल जो है, वहाँ रहना, खाना, कपड़ा लत्ता सभी पूरा उनको मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम हमारे मंत्रालय के माध्यम से है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान होता है ये भी बहुत बड़ा प्लान होता है। इस साल का 23-24 का हमारे मंत्रालय का बजट शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान 1,59,000 करोड़ का मेरे मंत्रालय का बजट है जी। इसी तरह मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मंत्रालय को बड़ा बजट दे दिया है और ये मंत्रालय मतलब इंटरकास्ट मैरिज के लिए 2.5 लाख रुपए देता है। अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से दवा पानी के लिए 3.5 लाख रुपए देता है। बहुत सारी स्कीमें हैं जहाँ अंबेडकर जो चेयर होती है यूनिवर्सिटी में उसको भी मतलब हम पैसा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम हैं कि उस माध्यम से हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को न्याय देने का काम करते हैं। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने का हम काम करते हैं, आर्थिक न्याय के साथ साथ शैक्षणिक न्याय देने का काम करते हैं और इसी तरह हमारा मंत्रालय काम करता है। गुप्ता जी, सामाजिक न्याय देने के साथ साथ उनको समाज में स्वीकारता दी जाए, उसके लिए आपका मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सामूहिक प्रयास।
और सामाजिक न्याय मंत्रालय में जो वर्ग है जिसको बहुत उम्मीदें हैं इस सरकार से और इन 9 सालों में वो देखने को मिली है। खासकर अगर सर बात करें दिव्यांगजनों को, जब सरकार ने दिव्यांगजनों को एक नाम दिया दिव्यांगजन, तो एक सम्मान देखने का बढ़ा। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपका मंत्रालय उसने दिव्यांगजनों के लिए किस तरह के सर कुछ प्रकल्प या कुछ पहल की हैं सर? हाँ, मतलब दिव्यांगजन के लिए मतलब काम हमने शुरू बहुत अच्छा किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई इनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है। उनके पास बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, अगर उनको हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, उनको दिखने के लिए आता नहीं, बोलने के लिए आता नहीं, सुनने के लिए आता नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्पोर्ट में भी मतलब वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। स्पोर्ट में मतलब उनका बहुत ही अच्छा टैलेंट अपने को दिखाई दे देता है। उसके साथ साथ बहुत सारे कामों में भी मतलब वो बहुत बड़े होशियार होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बुद्धि होती है। इसीलिए उनको डिसेबल कहना ठीक नहीं, इसीलिए उनको दिव्यांगजन ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दे दिया गया है। और दिव्यांगजनों के लिए हम कैंप लेते हैं, एडी कैंप लेते हैं। एलिम्को कंपनी के कानपुर में है, उनके सहयोग से एडी कैंप होते हैं। और आज तक कम से कम 1150 से ज़्यादा कैंप हमने 9 साल में लिए। और कम से कम मतलब 30-35 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजनों को हमने अभी तक मतलब उसका फ़ायदा दे दिया है। दूसरी वहीश्री योजना एक है, वहीश्री योजना के माध्यम से कम 8,000 का साहित्य जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको हम देते हैं। बाकी सुगम्य भारत योजना जो है उसके माध्यम से भी उनको मदद करते हैं। पेंशन की योजना भी उनके लिए है। हाँ जी, बहुत सारी योजनाएं हैं। और जो दिव्यांगजन के लिए स्कूल होते हैं, दिव्यांगजन के लिए हॉस्टल होते हैं, दिव्यांगजन के लिए वर्कशॉप होते हैं, ऐसे सभी कामों के लिए भी हम उनको मदद करते हैं। तो इसी तरह दिव्यांगजनों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए दिव्यांगजन फाइनेंस कारपोरेशन भी है और उसके माध्यम से भी उनको मदद करते रहते हैं। तो इसी तरह दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे मंत्रालय के पास है। सर, दिव्यांगजनों की योजनाओं की जब बात की तो जब आपके मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण देने की बात की और साथ में शिक्षा, कौशल और रोजगार को लेके भी खासी पहल की है। सर, अभी इन 9 सालों के बाद अगर मोदी सरकार के 9 सालों के आकलन को देखें तो दिव्यांगजनों को कौशल, शिक्षा और रोजगार को लेके किस तरह की खास पहल और क्या उसका इम्प्लीमेंट है सर आज? हाँ, मतलब उसमें ये है कि जिस हमारे माननीय मोदी जी के सरकार ने पहले 3% आरक्षण होता था, लेकिन हमारे सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया। और वो जो आरक्षण है शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण है। और 4% आरक्षण तो नौकरी के लिए है, लेकिन 5% आरक्षण जो दिया गया है वो मतलब जो शिक्षा के लिए है। तो इसी तरह मतलब उनका जब भी मैं जिस राज्य में जाता हूँ वहाँ मैं रिव्यू लेता हूँ और दिव्यांगजनों का बैकलॉग ठीक भरा है क्या नहीं उसकी हम जानकारी लेते हैं। बहुत सारी जगह पर उनका बैकलॉग नहीं भरा गया है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो सरकार ने निर्णय ले लिया है उनको मतलब 4% आरक्षण नौकरियों में दिया है, उनको 4% आरक्षण नौकरियों में मिलना ही चाहिए। इसके लिए मतलब हमारी कोशिश जारी रहती है और उनका बैकलॉग सभी डिपार्टमेंट ने भरना ही चाहिए, ये भी हमारा आह्वान है। और जो मतलब डिपार्टमेंट मतलब दिव्यांगजनों का बैकलॉग नहीं भरेगा उनके ऊपर कोई ना कोई तो एक्शन भी होनी चाहिए, उसके लिए भी हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है। सर, आपके मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लिए लगातार खास कार्य किए गए हैं और खासकर बात की जाए डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना जो सीधे उन ज़रूरतमंद छात्रों के पास पहुंच रही है। आज कितना बड़ा परिवर्तन के तौर पे इसको देख रहे हैं जो डीबीटी के माध्यम से छात्रों को, जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनके खाते में छात्रवृत्ति का पैसा पहुँच रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जा रहा है? हाँ, मतलब पहले ऐसा था कि भाई उनके खाते में नहीं जाता था, पैसा जाता था उस कॉलेज में जाता था, स्कूल में जाता था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ पैसा जाने से उनको टाइम पर नहीं मिलता था, पूरा नहीं मिलता था, कुछ जगह पर भ्रष्टाचार भी होता था। इसीलिए हमारे सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई डायरेक्ट उनके खाते में स्कॉलरशिप जानी चाहिए। इसीलिए डायरेक्ट स्टूडेंट के खाते में हम अभी स्कॉलरशिप भेजते हैं।
उसके साथ साथ उनकी जो फ़ी होती है स्कूल की, वो भी उनके अकाउंट में भेजते हैं और उस अकाउंट से कॉलेज को उसकी फ़ी दी जाती है। तो इसी तरह मतलब स्टूडेंट को अच्छा बेनिफिट हो रहा है और स्टूडेंट काफ़ी खुश है। लेकिन एक सवाल हमारे सामने है कि 10-12 साल में इनके बढ़ोतरी हुई नहीं है। तो हमारे मंत्रालय का विचार है कि भाई इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए और उसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी देनी चाहिए। उसके लिए भी हमारी कोशिश जारी है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होने की आवश्यकता है। आपका मंत्रालय सर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काम करता है। सीनियर सिटीजन्स की सुविधाओं में लगातार इजाफा करने के लिए आपके मंत्रालय की कौन सी ऐसी पहल है जिसके माध्यम से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको न सिर्फ सुरक्षा बल्कि उनको सहायता भी दी जा रही है? नहीं, वही मैंने पहले भी बोला आपको कि जो वहीश्री योजना के माध्यम से उनको 8,000 का साहित्य हम देते हैं। उसके साथ साथ ओल्ड एज होम के माध्यम से भी उनको मदद करते हैं और जहाँ ओल्ड एज होम होता है वहाँ उनको मेडिकल हेल्प भी होती है, खाने पीने की व्यवस्था पूरी होती है और डे केयर होम भी हम चलाते हैं। उसमें दिन भर मतलब वो वहाँ आएंगे, उसको नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, बाद में चाय मिलेगा और उसके बाद शाम को अपने घर जा सकते हैं। तो इसी तरह डे केयर होम भी हमने चलाया है। तो इसी तरह मैक्सिमम वरिष्ठ नागरिकों को मदद करने की हमारे मंत्रालय की कोशिश है। जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो सबसे बड़ा एक काम हो रहा है वो सफाई कर्मियों के लिए खासा काम हो जा रहा है। लेकिन सर आज भी जो सिर पर मैला ढोने की एक प्रथा है एक अपने आप में चैलेंजिंग है जिसको आप आए दिन सुनते भी रहते होंगे। सर उसको लेके सरकार की कोई पहल जिस कि उसको किस तरह से कुछ रोड मैप तैयार किया हो उस पर काम करने के लिए? हाँ, तो हाथ से मैला ढोने की जो पद्धति है उसको कानूनी रोकने का काम भी हो गया है। 2013 में इसके संबंध में कानून हो चुका है और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरा उस पर बैन लगाने का निर्णय भी हो चुका है। लेकिन और भी कुछ जगह पर हाथ से मैला ढोने का काम शुरू है, वो पूरा बंद करने की हमारी कोशिश है। हम सफाई मजदूरों के लिए 40,000 रुपये अनुदान देते हैं ताकि वो मतलब अपने हाथ से मैला ढोने का काम ना करे और 40,000 रुपये में छोटा मोटा धंधा शुरू करके वो अपने हाथ से मैला ढोने के काम को वो ना करे। इसी तरह की कोशिश भी हमारी होती है। सफाई मजदूर कमीशन के माध्यम से उनके ऊपर जहाँ जहाँ अन्याय होते हैं उनको मदद की जाती है। जब वो अपना ड्रेनेज में जो उतर के जो काम करते हैं जी। और उसकी जो डेथ होती है तो सफाई मजदूरों को 10 लाख रुपए देने का भी निर्णय हो चुका है और उनको 10 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि भाई कोई भी सफाई मजदूर विदाउट इक्विपमेंट मतलब उसमें ना उतरे और इक्विपमेंट भी हो तो भी नहीं उतरना चाहिए। म्यूनसिपाल्टी ने मशीनरी खरीदी करके उस ड्रेनेज को सफाई उनकी करने का काम करना चाहिए। तो उसी तरह मतलब सफाई मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारी कोशिश है। सफाई मजदूर फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से उनको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इसी तरह का लोन देकर उनको अपने पैर पर खड़ा करने की हमारी कोशिश है। और इसी तरह सफाई मजदूरों के लिए हम काम करते हैं और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरा बंद करने की कोशिश हमारी है। बहुत जगह पर इसको पूरी पाबंदी हो चुकी है। लेकिन और भी कहा अगर इसी तरह का कोई हाथ से मैला ढोने का काम होता है तो एक गैर कानूनी है, इसीलिए मतलब उसको सबने बंद ही करना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में विकास को लेके किस तरह का सब फोकस है, वहाँ पे किस तरह के डेवलपमेंट के प्लान्स हैं सर आपके मंत्रालय के? ट्राइबल के बारे में भी हमारे सरकार का धोरण ये है कि भाई ट्राइबल के लिए मैक्सिमम योजनाएं मतलब शुरू करे और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। अभी ट्राइबल के लिए कम से कम 38,500 जो स्कूल है, आश्रम स्कूल है, ये खोलने का निर्णय भी अभी हो चुका है। उसके लिए बहुत बड़ा बजट भी सरकार ने अनाउंस कर दिया है। और ट्राइबल के लिए मतलब हर जो पाड़े में बस्ती में उनको पूरी मदद करने की कोशिश भी है, उनको अच्छा खाना मिले और ट्राइबल को मैक्सिमम उनका जो रिजर्वेशन है वो भरा जाए
उसके लिए भी हमारे सरकार की तरफ से कोशिश होती है। तो ट्राइबल के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बनाई है और सरकार ट्राइबल के लिए भी अच्छा काम कर रही है। सर, नरेंद्र मोदी सरकार का विज़न है आत्मनिर्भर भारत और लगातार उनके नेतृत्व में हर मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। अगर मैं बात करूं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसके अंतर्गत दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अगर आत्मनिर्भर बनाने के तौर पे जो रोड मैप है, उसको आप कितना फुलफिल इस वक्त देख पा रहे हैं? मतलब जो आत्मनिर्भर भारत की जो अनाउंसमेंट माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने की है और उसके लिए मतलब आत्मनिर्भर अपन अपने पर ही निर्भर होना चाहिए और इसीलिए हमें कोई ना कोई तो धंधा पानी शुरू करना चाहिए। इसीलिए हमारे लोगों ने मतलब स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मेकअप इंडिया के माध्यम से और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती थी तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि तब देश भर में 1,25,000 बैंक थी। तो एक दलित आदमी को और एक महिला को बैंक ने बिना आठ बिना तारण लोन देना चाहिए और उसी तरह मतलब कम से कम 2.5 लाख लोगों को तब लोन में मिला है। तो इसी तरह मतलब हमारा काम चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट करने की हमारी कोशिश है। सर, क्या कोई ऐसा आपका विज़न है कि आपकी मंत्रालय की उपलब्धियां खासी हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसी चुनौतियां जिसको चिन्हित करके अब आपका मंत्रालय उस ओर आगे बढ़ रहा हो? हाँ, तो हमारा मंत्रालय के सामने चैलेंज ये है कि जिस तरह कास्टिज्म को ख़त्म करने का काम संविधान के माध्यम से हुआ है, वैसा कानून भी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। ये ना वो विषय के कारण दलितों पर अत्याचार होते रहते हैं। इसीलिए मतलब एट्रोसिटी एक्ट जो है, एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो वो बना है, तो उसको ठीक ढंग से अमल में लाना चाहिए। इसी तरह की भूमिका हमारे मंत्रालय की है। जो दलित पर एट्रोसिटी करेगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसी तरह की भी हमारी कोशिश है और ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आज़ादी को 75 साल होने के बावजूद भी आज भी दलित के ऊपर अत्याचार होते हैं, अच्छी बात नहीं है। उसके लिए हमारा मंत्रालय भारी कोशिश करता है कि भाई दलित पर अत्याचार ना हो, दलित और सवर्ण एक साथ आए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी मिशन यही था कि भाई दलित और सवर्णों ने एक होना चाहिए, समाज में समानता निर्माण होनी चाहिए। इसी तरह अगर समानता निर्माण होगी तो अत्याचार होगा नहीं। इसीलिए मतलब बाबा साहब ने अपने वैचारिक माध्यम से जो अपना मिशन बनाया था, वो मिशन सभी को जोड़ने का मिशन था, सभी में एकता निर्माण करने का मिशन था और उसी तरह हमारा मंत्रालय उसके लिए काम कर रहा है। समाज को जोड़ने के लिए जिस तरह इंटरकास्ट मैरिज के लिए मैंने बोला कि 2.5 लाख रुपए में देते हैं और उसमें भी कोई बढ़ोतरी करने के बारे में भी हमारा विचार है और उसी तरह मतलब समाज को एक जगह पर लाने की आवश्यकता है और कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, हम सब लोगों ने एक साथ आकर देश के लिए काम करना चाहिए। ये हमारे मंत्रालय का मिशन है और नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो नारा है, तो उस जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का है सबका साथ, सबका विकास, ये है नारा। नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, ये है नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया में और भारत में है एक चमकने वाला तारा। नरेंद्र मोदी जी है अपने देश में चमकने वाला तारा और उनके दुश्मनों को हम 2024 में बजा देंगे 12। तो इसी तरह का काम हमारा चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, आम तौर पे संसद की तस्वीर कई बार ऐसी होती है जब तनाव वाली स्थिति होती है, लेकिन अगर रामदास आठवले जी अगर संसद में बैठे हैं और जब वो बोलते हैं, उनके वक्तव्य के दौरान जो उनकी स्वरचित कविताएं और जो पैरोडी है, उससे खुशनुमा माहौल होता है।
सर आखिर क्या वजह है जो आप त्वरित तौर पे इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं, इतनी अच्छी कविता जिसको प्रधानमंत्री भी बहुत पसंद करते हैं, इसके पीछे आखिर प्रेरणा क्या है सर? हाँ, तो मतलब जब ऐसा माहौल होता है तो मेरी बोलने की स्टाइल है थोड़ी, मैं कविता में मैं बोलता हूँ, मैं बैठे बैठे मैं वहाँ 4 लाइनें मैं लिखता हूँ और उसको हाउस में बहुत बड़ा रिस्पांस मिलता है। सभी सत्ताधारी पार्टी के हो या विरोधी पार्टी के हो, सभी लोग मेरी कविताएं पसंद करते हैं। और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, या कोई भी जो मुझे मिलते हैं, कोई भी मंत्री मिलते हैं, तो तुम्हारी कविता तो सुनाओ, क्या तुम्हारी कविता है क्या नहीं, यही मुझे बोलते हैं। तो मैंने एक मेरा नाम जो है इस कविता के माध्यम से पूरे देश भर में गया, यूट्यूब के माध्यम से भी लोग उसको तो सुनते हैं। तो इसी तरह मुझे आदत है कि भाई ऐसा बैठे बैठे लिखना और लोगों को आनंद देना, ये मेरे भाषण का मकसद होता है। सर कई बार संसद गवाह बना है आपकी कविताओं का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आपकी कविता है, या नवनिर्वाचित जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर आपकी कविता, या राहुल गांधी को लेकर भी आपकी कविता। अगर उसमें से कोई एक अगर कविता आपको अगर याद आ रही हो जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को। आज सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, आज सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी, देश में हो रही है लोगों की चांदी, देश में हो रही है लोगों की चांदी और टूट रही है कांग्रेस पार्टी की फांदी। तो मतलब ये काम इनका चल रहा है, तो इसीलिए हमें कोई चिंता तो नहीं है। मतलब हम कोई सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोगों का काम करते हैं। मोदी जी लोगों का, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की और कम से कम 48 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं, जिन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था। मुद्रा योजना सर की एक योजना शुरू की जिसमें बैंक के माध्यम से लोन उनको मिलता है और उसके लिए कोई तत्कालीन की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी पेपर की आवश्यकता नहीं। और आज तक 2015 में स्कीम शुरू हुई और कम से कम 36 करोड़ लोगों को लोन मिला है। इसका मतलब 36 करोड़ लोगों को लोन मिला है तो 50-60 करोड़ से लोगों को रोज़गार में मिला है कि किसी उद्योग में 1, 2, 3, 4, 5, 10 लोगों को ऐसा रोज़गार मिला है। तो 50-60 करोड़ लोगों को इस माध्यम से रोज़गार में मिला होगा। जो मतलब हमारी माँ बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन उनकी धुएं से आँखें लालबुंद हो जाती थी, तो उनके इसीलिए नरेंद्र मोदी ने विचार किया कि जो गैस सिलेंडर है, जिनके घर में गैस सिलेंडर है उनको फ्री में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया और उज्ज्वला योजना के माध्यम से कम 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। आवास योजना प्रधानमंत्री के स्कीम के अंतर्गत है, कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भी अभी तक मकान मिले हैं शौचालय के साथ। ये बहुत सारी योजना है। आयुष्मान भारत योजना है कि इसमें 5 लाख रुपए गरीब लोगों के फैमिली के लिए मिलते हैं, जिसके लिए कोई ऑपरेशन हो, दवा पानी हो, उसके लिए 5 लाख रुपए हर साल एक फैमिली को मिलते हैं। तो कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक उसका फ़ायदा हुआ है। इसी तरह मतलब बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का फ़ायदा हो रहा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े पॉपुलर है और नरेंद्र मोदी जी 2024 का मैच जीतेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि अपोजिशन की टीम जो है ये गलितगात्र हो चुकी है, बहुत बड़ी बेबुनियाद या बहुत बड़ी डाउन टॉर्डन हो चुकी है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई चिंता नहीं है। सर एक सवाल, जो लोग रामदास आठवले को पूरे देश में जानते हैं वो ये जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का सही तौर पर पालन करना, अनुपालन करना रामदास आठवले जी को आता है। सर रामदास आठवले जी की अगर मैं बात करूं, भीमराव अंबेडकर का एक मूल मंत्र था, शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो। सर इस मंत्र का आपके जीवन पर सर कैसा प्रभाव पड़ा?
तो मतलब जब मैं स्कूल में ही पढ़ता था, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी की जब जयंती आती थी तो गांव में हम बाबा साहब के फ़ोटो की बैलगाड़ी पर मतलब हम उसकी जुलूस निकालते थे। बहुत बड़े प्यार से वहाँ बजाने वाले लोग थे, वहाँ नाचते थे, गाते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रभाव बचपन से हमारे ऊपर रहा है और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिद्धांत है, ये सिद्धांत देश को जोड़ने का सिद्धांत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिद्धांत समानता पर आधारित है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिद्धांत शांति पर आधारित है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके पीछे यही कारण था कि बौद्ध धर्म का जो विचारधारा है विज्ञानवादी है, समानतावादी है, मानवतावादी है और सबको एक साथ लाने वाली उनकी फिलॉसफी है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की ज़रूर दीक्षा ली है, लेकिन संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो संविधान लिखा गया उसमें बाबा साहब का सबसे ज़्यादा रोल था। संविधान तो संविधान सभा ने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके सामने उन्होंने ये ड्राफ्ट दे दिया, उनको सौंप दिया, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही सही शिल्पकारी संविधान के हैं। तो इसीलिए सबका इसमें योगदान ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान बाबा साहब का रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बहुत बड़े आसामी थे, बहुत बड़े व्याख्याते थे, बहुत बड़े स्टडीड थे, बहुत बड़े नेता थे। तो इसी तरह बाबा साहब का प्रभाव मेरे ऊपर शुरू से पड़ा है और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने का काम मैं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी कर रही है। आप मोदी सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, लंबे समय तक पार्लियामेंट्रियन रहे हैं। सर, एक अहम सवाल जानना चाहता हूँ आपसे, आखिर क्या वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सर मुद्दों पे गतिरोध बहुत ज़्यादा होने लगा? कांग्रेस पार्टी तो मतलब अपोजिशन को साथ में लेकर हंगामा कर रही है, राहुल गांधी के विषय पर हंगामा कर रही है। हमने भी इसके पहले राहुल गांधी के बारे में एक हंगामा इसलिए किया था कि राहुल गांधी जी लंदन में जाकर इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को हमारा सवाल है कि अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो 70 साल तक आपने राज कैसा किया? अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं होती थी तो आप सत्ता में नहीं आते थे, आपकी पार्टी इतने साल सत्ता में रही और आप बोलते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। आपको मालूम है कि 1998 में एक वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। क्या अपने देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी अभी सत्ता में आए, उनको बहुमत मिला इसीलिए सत्ता में आए? 282 जगह बीजेपी को मिली और एनडीए के माध्यम से मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है ये सत्ता में आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह हमारा काम चल रहा है और लेकिन जो रोज़ हंगामा करने की बात नहीं होनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न सिर्फ अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में भी बताया, बल्कि आगे क्या रोड मैप है जिस पर आपके मंत्रालय काम करने जा रहा है उस पर भी बात की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमरेंद्र, थैंक यू। तो ये थे मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर गंभीर तरीके से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार में उनका मंत्रालय किस तरह से कार्य कर रहा है और वो कौन सी योजना है जिन पर वो आगे काम करना चाहते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।